गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम एडवोकेट आशुतोष भारती और आप लोगों का स्वागत है एडीआर के पहले वीडियो में, जिसमें हम लोग आज इंट्रोडक्शन टू एडीआर जानने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है एडीआर का, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और काफ़ी चीज़ें जैसे एडवांटेज वगैरह भी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जाएंगे देखने की डेफिनेशन क्या है एडीआर का। सबसे पहले एडीआर जो शब्द है, एडीआर जिसको हम लोग बोल रहे हैं, एडीआर का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, और इसका डेफिनेशन आपको इसके नाम से ही समझ में आ जाएगा। जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हम लोग बोल रहे हैं, कहने का मतलब है कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए हमें एक अल्टरनेटिव ढूंढना है। अल्टरनेटिव माने ये कि जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का प्रोसेस है, हमें जैसे अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो हम जाते हैं कोर्ट। ठीक है, कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में वकील केस लड़ते हैं, जज फैसला सुनाते हैं। तो अब हमें उसका अल्टरनेटिव ढूंढना है। तो सबसे पहले जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है उसका अल्टरनेटिव खोजना, और उसको हम लोग कह रहे हैं एडीआर। तो आपको ये मतलब समझ में आ गया होगा कि एडीआर क्या है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है, जो अगर आपको एग्जाम में लिखना होगा तो आपको ऐसे तो नहीं लिख सकते आप, तो आपको एक तरीके से लिखना होगा। तो वो तरीका मैंने यहाँ पीपीटी बनाया हुआ है, अगर आप चाहो तो पीपीटी से नोट्स बना सकते हो। इट विल बी मोर देन इनफ आपके एग्जाम में, अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, तो उस चीज को। अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है, जो फॉर्मल वर्ड्स में हम लोग बोलेंगे कि उसका डेफिनेशन क्या है। तो मैं अभी पढ़ के आपको बता रहा हूँ। ADR refers to a set of practices and technique used to resolve dispute without resorting to traditional court litigation. It provides a structured, informal, and flexible approach, is faster, cost-effective, and other helps preserve relationship between the parties. ये आपका एक बहुत फॉर्मल डेफिनेशन हो गया, जिसमें आपको सब चीज कवर हो जाता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस। ठीक है, कैसे कवर्ड है आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ वो चीज की कैसे कवर है। सबसे पहले जो है यहाँ आपको बता रहा है विदाउट रिजॉर्टिंग टू ट्रेडिशनल कोर्ट लिटिगेशन। कैसे? ये आपको प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर्ड, इनफॉर्मल, फ्लेक्सिबल अप्रोच ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जो क्या है फास्टर है, जो क्या है कॉस्ट इफेक्टिव है, और प्रिजर्व करता है रिलेशनशिप को बिटवीन पार्टीज। ठीक है, कुछ कॉमन टाइप के जो हमारे एडीआर हैं वो हैं आपके आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन एंड निगोशिएशन। ठीक है, इसको मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में भी दिया है। एडीआर इज अ वे टू सॉल्व डिसएग्रीमेंट विदाउट गोइंग टू द कोर्ट इंस्टेड ऑफ अ जज मेकिंग द डिसीजन, द पीपल इन्वॉल्विंग वर्क टुगेदर विथ अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी। न्यूट्रल पर्सन लिख दिया मैंने, यहाँ न्यूट्रल थर्ड पार्टी होगा। न्यूट्रल थर्ड पार्टी लाइक मीडिएटर और आर्बिट्रेटर टू फाइंड सॉल्यूशन। इट इज अ क्विकर, लेसर, ऑल दैट। ठीक है, तो आपको इसका एक एग्जांपल भी है, जो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सबसे पहले आप देखो मीडिएशन। मीडिएशन में क्या होता है, दो नेबर हैं जो आर्ग्यू कर लिए हैं किसी भी कारण से अबाउट देयर फेंस और समथिंग। जैसे आप घर में देखते हो, गांव घर में, कि एक जमीन है जिसका एक ये बाउंड्री था, जो मतलब बाउंड्री होता नहीं है, और एक ने जो है सो इतना एक्वायर कर लिया है बाद में, तो इसके लिए डिस्प्यूट हो गया। तो इसके लिए कोर्ट जाते हैं, सालों साल लग जाता है। तो उसके वजह वो एक मीडिएटर रख लेंगे, मीडिएटर जो है उनको सॉल्व कर देगा। और फिर स्मॉल डिस्प्यूट जैसे अनपेड लोन हो गया, या फिर आपका जो गाड़ी का फाइन वगैरह होता है, वो लोक अदालत में सॉल्व हो जाता है। तो ये चीजें थी जो आपको डेफिनेशन था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि डेफिनेशन के बाद स्कोप क्या है। अब स्कोप जब हम लोग बोलते हैं तो स्कोप का मतलब क्या है, सबसे पहले आप समझो कि स्कोप का क्या मतलब है। स्कोप का मतलब ये है कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है। बेसिकली स्कोप का यही मतलब है कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है। तो ये बहुत मतलब इसका फील्ड बहुत वाइड फील्ड है, और ये बहुत जगह अप्लाई हो सकता है। सबसे पहले आप देखो सिविल डिस्प्यूट में अप्लाई हो जाता है, छोटे मोटे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हैं, अच्छे खासे बड़े प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में भी नेगोशिएशन से काम हो जाता है। ठीक है, कॉमर्शियल डिस्प्यूट है। कॉमर्शियल डिस्प्यूट जब मान के चलिए कि दो बंदे हैं और वो कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे दो दुकानदार हैं एक दूसरे के साथ करते हैं, एक होलसेलर है एक रिटेलर है। होलसेलर ने रिटेलर को सामान भेजा और रिटेल होलसेलर के सामान में कुछ खराबी आ गई, तो रिटेलर बोलेगा वापस ले ले भाई ये सामान तो, और वो वापस नहीं लेते हैं, तो वो इसको इस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड से रिजोल्व कर सकते हैं, रेदर कि वो कोर्ट जाके केस करें। वर्क प्लेस डिस्प्यूट हो गया। ऐसे डिस्प्यूट जो जैसे ऑफिस में काम करने पे हो गए कि सैलरी टाइम पे नहीं मिला, या फिर एग्जिट करने टाइम या रिजिग्नेशन के बाद जो है सो उनको उनके प्रॉपर पैसे नहीं वापस दिए गए। कंज्यूमर डिस्प्यूट, ये बहुत ही फेमस है कंज्यूमर डिस्प्यूट। आज के टाइम पे सारे कंज्यूमर डिस्प्यूट ऑनलाइन सॉल्व होते हैं। ठीक है, जैसे कंज्यूमर रिड्रेसल का हमारे पास पूरा एक मैकेनिज्म है, और इसको भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ही बोला जाता है, क्योंकि इसमें कोर्ट नहीं जाना पड़ता। इसके अलावा आपको क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट भी सॉल्व होता है। ये खैर अगर आप यूनिवर्सिटी में हो, बीए एलएलबी कर रहे हो खास करके, ठीक है, बीए एलएलबी कर रहे हो, तो ये क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट वाला जो चीज है इतने आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर आप एलएलएम में हो तो आपको ये क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट पढ़ना चाहिए। ठीक है, जो हम लोग बात करते हैं ना इंटरनेशनल डिस्प्यूट, ये जेनेवा कन्वेंशन से जो है सो वो होता है, जेनेवा कन्वेंशन से रूल होता है क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट। ठीक है, फैमिली डिस्प्यूट मीडिएशन से सॉल्व होता है। हमेशा जब भी आप कोई भी बंदा डिवोर्स फाइल करता है तो उस जगह पे उसको जाना पड़ता है मीडिएशन सेंटर, कोर्ट भेजती है कि आप मीडिएशन में जाके देख लो कि आपका क्या होता है। ठीक है, और भी इसके कुछ हैं, एक दो स्कोप और हैं, आप देख लेना अगर आपको उसको लिखना हो नोट्स में। तो मैंने ये पीपीटी इस हिसाब से बनाई है कि आप अपने नोट्स भी बना पाओ इसके हिसाब से। बाकी मैंने आपको ऊपर समझा दिया इसको। अब हम देखते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ एडीआर प्रैक्टिसेस कैसे हुए। अगर
आप उस हिसाब से देखो तो बहुत लंबा इवोल्यूशन है, ठीक है। एंशिएंट टाइम, मिडाइवल टाइम, कॉलोनियल एरा, और उसके बाद फिर आगे हमारा मॉडर्न पीरियड इंडिया का, मॉडर्न पीरियड आउटसाइड इंडिया का, ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो बहुत सारा चीज है, बट मैंने उसको 5 चीजों में आपके कन्वीनियंस के लिए बेसिकली कन्वर्ट कर दिया है। तो सबसे पहले आप देखो एंशिएंट टाइम में। एंशिएंट टाइम कहने का मतलब है कि जब ब्रिटिशर्स वगैरह नहीं थे, मुगल वगैरह के पहले, ये चीज देखो। एंशिएंट टाइम में हर कम्युनिटी चाहे आप इंडिया में बात कर लो, ठीक है, आप बात कर लो इजिप्ट में, आप बात कर लो अमेरिका में, या बात कर लो यूके में, एक सिस्टम हुआ करता था वहां कि जो हेड ऑफ क्लेन होता था, हेड ऑफ क्लेन, ठीक है, वो जो है मैटर को सुनता था और रिजॉल्व करता था, ठीक है। हेड ऑफ क्लेन मैटर को सुन के रिजॉल्व करता था। इंडिया में इसी सिस्टम को आप देख सकते हो पंचायत के हिसाब से, ठीक है। इंडिया में सिस्टम होता था पंचायत, हर विलेज में पंचायत होता था, पंचायत सिस्टम, ठीक है। तो एंशिएंट टाइम में पंचायत सिस्टम होता था, जहां एक पंच होते थे जो हेड होते थे, और बाकी कुछ और उनके साथ होते थे पंच, जो मिलके गांव के चीजों को सॉल्व करते थे। ये आज भी एक्टिव है पंचायत सिस्टम, और ये बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे काम करता है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं मिडाइवल पीरियड की। तो ठीक है, मिडाइवल पीरियड में आप देखोगे कि गिल्ड्स बने हुए थे, गिल्ड्स, ठीक है, गिल्ड्स बने हुए हैं। जो आप आउट ऑफ इंडिया देखोगे तो गिल्ड्स वाला सिस्टम था, एक गिल्ड बना हुआ है, ये गिल्ड है भाई इस मर्चेंट का, ये गिल्ड है उस मर्चेंट का। कहने का मतलब है कि अगर कोई आपको कॉटन बेच रहा है, तो कॉटन बेचने वाले पूरे कम्युनिटी ने एक गिल्ड बना लिया है। गिल्ड कहने का क्या मतलब है? गिल्ड कहने का मतलब है उनकी कम्युनिटी एक बन जाती है, जैसे आज के टाइम पे हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, कम्युनिटी बना रहे हैं ना, उस टाइप की चीज एक बन जाती थी, और उसके लोग जो है सो उसको रिजॉल्व करते थे। इंडिया में जो था मिडाइवल टाइम पे, तो मिडाइवल टाइम पे हमारे यहाँ थे काजी, काजी, ठीक है। काजी जो है सो इसको रिजॉल्व करते थे हमारे यहाँ मुगल के टाइम पे, और जो काजी रिजॉल्व नहीं करते थे वो किंग करते थे रिजॉल्व, ठीक है, किंग करते थे रिजॉल्व। तो ये वाला सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूं अगर आपको नोट्स वगैरह लेने हो तो, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉलोनियल एरिया, ठीक है। तो कॉलोनियल एरिया मतलब आप समझ लो कि ये ब्रिटिशर्स के टाइम का कहानी है, ठीक है। यहाँ पे ना 2 चीजें होती है, ये कॉलोनियल एरा में बहुत सारे रूल्स आते हैं एडीआर को लेके, ठीक है, बहुत सारे रूल्स लेके आते हैं। जो आपका सीपीसी का सेक्शन 89 है, वो कॉलोनियल एरा में ही आया है। ये बात करता है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की। इसके अलावा इन्होंने 2-3 लॉ लाए थे, जो हम लोग इंडिया वाले पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि कॉलोनियल एरिया इंडिया का ही हम लोग को बेसिकली पढ़ना है, तो उस टाइम पढ़ेंगे। तो हर जगह इनका सेम ही था, आर्बिट्रेशन का प्रोसेस ला रहे थे, क्योंकि कोर्ट बहुत ओवरबर्डन हो रही थी उस टाइम उनकी। अब आ जाते हैं हम लोग इंडिया में क्या था। इंडिया में एडीआर इन इंडिया इवॉल्व फ्रॉम द ट्रेडिशनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड लाइक पंचायत, ठीक है, पंचायत था हमारे पास। फिर लोक अदालत आ गया, जिसमें किंग दीवाने आम लगाते थे, और आप उससे पहले भी देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य या अशोका के टाइम में किंग जो है सो ऐसी ऐसी फैसिलिटीज दे रहे थे। बाद में हमारे यहाँ एक आया आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। 1996 से पहले एक एक्ट था 1940 का, जो ब्रिटिशर्स लेके आए थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स लेके आए थे। 1996 वाला जो है इसको ही वो करता है। और 1996 में हमारे यहाँ 2015, 2019 और 2021 में अमेंडमेंट आ चुके हैं इस चीज में, ठीक है। आप याद रख लेना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ग्लोबल अडॉप्टेशन, तो ग्लोबल अडॉप्टेशन के लिए मैंने आपको एक ना कहानी सुना देता हूँ, आपको याद रहेगा, पीपीटी पे मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं। कहानी ये है कि जब शुरुआत में बहुत पहले 1800 के टाइम पे वर्ल्ड को ऐसा लगा कि भाई हमें ना एक अल्टरनेटिव सिस्टम जो है सो उसको बनाना चाहिए। तो इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस किया, ठीक है, यूएस में कॉन्फ्रेंस हुआ, जो कि फेल हो गया, उस पर कुछ नहीं हुआ, बट इतना इन लोगों ने किया कि हाँ एक सिस्टम तो होना चाहिए। और बाद में इन्होंने 2 कन्वेंशन दो बनाए, एक है न्यूयॉर्क, ठीक है, और एक है जेनेवा। जेनेवा पहले आया था, न्यूयॉर्क बाद में आया था, ठीक है। तो इन दोनों कन्वेंशन से जो है सो वर्ल्ड वाइड एडीआर का इन्होंने वो किया है, ठीक है, फॉरेन अवार्ड को प्रोसेस कराने का, और एडीआर के प्रोसेस को एस्टेब्लिश किया है। अब हम लोग आगे आते हैं और देखेंगे कि की ऑब्जेक्टिव क्या है, की ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले की ऑब्जेक्टिव था कॉस्ट घटाना, ठीक है, सबसे पहले की ऑब्जेक्टिव था कॉस्ट को कम करना, क्योंकि कोर्ट में कॉस्ट ज्यादा लगता है। कैसे ज्यादा लगता है? आपको सबसे पहले एडवोकेट का पैसा हो गया, दूसरा एडवोकेट के अलावा आपको कोर्ट फीस हो गया, और ये इतना लंबा प्रोसेस होता था, ठीक है, इतना लंबा प्रोसेस होता था कि इसकी फी बढ़ती ही जाती थी, ठीक है, टाइम टू टाइम फी बढ़ता ही जा रहा है। 10 साल से मैटर चल रहा है तो वो बढ़ता ही जाता था। तो सबसे पहले कॉस्ट रिडक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा हो गया फास्ट रिजोल्यूशन देना। एम जो था इनका कि फास्ट रिजोल्यूशन देना। कोर्ट में 10 साल लग रहा है, और इनका था कि नहीं भाई हमें 1 साल 2 साल के अंदर मैटर को सॉल्व करना है, ठीक है। और ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है, इंप्रूव रिलेशनशिप पे। ये मैंने पहले भी बोला था, तो आपको लगा होगा कि ऐसे रिलेशनशिप कैसे बढ़ेगा कि देखिए, जब कोर्ट में मैटर होता है, तो कोर्ट में क्या होता है, एक होता है विनर
और एक होता है लूजर। ठीक है, तो लूजर जो है हमेशा ही विनर को गलत नजरिए से देखेगा या फिर उसको लगेगा कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है। बट यहां पे क्या सीन है, यहां पे दो पार्टी मिलके, साथ में मिलके बात करके डिस्कशन करके रिजॉल्व करती है। तो जब एंड होता है प्रोसेस का, तब भी वो दो पार्टी में ऐसे मतलब ऐसा होता है कि वो दोनों अपने बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल। फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल कहने का मतलब है कि आर्बिट्रेशन में पार्टी खुद आर्बिट्रेटर को चुनती है, मीडिएशन में मीडिएटर खुद चुना जाता है, निगोसिएशन में दोनों साथ में बैठ के निगोशिएट करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने ये तारीख लगाई है, इस तारीख को जाना ही होगा, और इस तरह की बातें इसमें नहीं है। पार्टी के पास कंट्रोल है और फ्लेक्सिबिलिटी है, चाहे तो संडे को बैठ के करें, चाहे तो मंडे को बैठ के करें, उनकी मर्जी है, जिस दिन उनको अच्छा लगे उस दिन वो करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम जा रहे हैं देखने की टाइप्स ऑफ एडीआर क्या होता है। ठीक है, बेसिकली 6 टाइप का एडीआर है। एक ये जो है सो नया टाइप का एडीआर आ गया है अभी। बेसिकली उसके अलावा 6 टाइप का एडीआर है। सबसे पहले आ जाता है आर्बिट्रेशन, जिसमें एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है और वो दोनों पार्टी के डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। मोस्ट कॉमनली कॉमर्शियल चीजों में यूज होता है। एक होता है मीडिएशन, मीडिएशन में एक मीडिएटर होता है जो दोनों को मीडिएट करके एक रिजोल्यूशन तक ले जाता है। आर्बिट्रेशन में जो फैसला होता है वो बाइंडिंग होता है और इसमें नोट बाइंडिंग होता है। ठीक है, इसमें भी नोट बाइंडिंग होता है। निगोसिएशन में भी नोट बाइंडिंग होता है। ठीक है, लोक अदालत का फिर से बाइंडिंग होता है और ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का वेरी कर सकता है मैटर के हिसाब से। ठीक है, तो अब फिर आप मीडिएशन समझ गए, एक मीडिएटर होता है। मीडिएशन और कंसिलिएशन प्रोसेस सेम है, सिर्फ वहां मीडिएटर होता है और यहाँ कंसिलिएटर होता है। और इस दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ सजेस्ट कर सकता है कंसिलिएटर कि आपको ऐसा करना चाहिए, बट यहाँ सजेशंस देना अलाउड नहीं है। वो उसको पॉइंट आउट कर सकता है कि ये विवाद है, बट वो सजेस्ट नहीं कर सकता कि आप वो कर सकें, ये सजेस्ट कर सकता है कंसिलिएटर। निगोसिएशन, निगोसिएशन कुछ नहीं है। निगोसिएशन में क्या है, निगोसिएशन बेसिकली दो आदमी हैं, उन दोनों ने कोर्ट में केस कर रखा हो मान के चलो। अब उनको लग रहा है यार 4 साल से हम इस केस में हैं, पैसे लग रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं थोड़ा थोड़ा अपना मैनेज कर लेते हैं, तुम इतना जमीन रख लो, हम इतना जमीन रख लेते हैं, इसके बदले कुछ पैसा वैसा दे देते हैं। आपस की बातचीत को निगोसिएशन कहते हैं। इसका कोई जो है सो हमारे यहाँ कोई लॉ नहीं है, बट अगर कोई बंदा आके कोर्ट में बोलता है कि हमारा निगोसिएशन हो गया है, तो कोर्ट उसको मान लेती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोक अदालत पे। लोक अदालत बेसिकली आप इसको समझो तो ये लेस फॉर्मल कोर्ट है, लेस फॉर्मल कोर्ट है ये। ठीक है, आपको लेस फॉर्मल कोर्ट है। यहाँ पे आप जाओगे, आपके जो स्मॉल सिविल केसेज होते हैं, चाहे अनपेड लोन होते हैं, वहां आप जाके बोल सकते हो कि जैसे बिजली का बिल आपको 10,000 रुपए का आ गया। ठीक है, और आप कह रहे हो इतना तो आ ही नहीं सकता, तो अब आप इसको पे नहीं करोगे, आपके ऊपर ये ड्यू आ गया, तो आप लोक अदालत में जाके केस फाइल करोगे, तो हो सकता है कि आपका वहां डिस्कशन होकर 5,000 रुपए में ये बात बन जाए। कंपनी बोलती है अच्छा 10,000 नहीं दे सकते, बिल आपका 10,000 आया था, 5,000 दे दो, हम समझेंगे कि आपका बिल पे हो गया। तो यहाँ आपका स्मॉल सिविल डिस्प्यूट को रिजोल्व किया जाता है। ये लेस फॉर्मल कोर्ट होता है, यहाँ पे उतनी फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती है, नॉर्मल एप्लीकेशन से भी काम हो जाता है। और ऑनलाइन डिस्प्यूट क्या है, तो इन सारी चीजें जो भी मैंने आपको भी पढ़ाया है ना, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, निगोसिएशन और लोक अदालत, लोक अदालत को छोड़ के, ठीक है, लोक अदालत को छोड़ के, लोक अदालत भी कुछ हद तक अभी हो रहा है, बट आप मान के चलो तो इन सारे प्रोसेसेस को अगर आप ऑनलाइन कंडक्ट कराते हो, ठीक है, तो वो हो जाता है ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आप अगर जोमेटो से कुछ सामान मंगाते हो, ठीक है, और उस सामान खराब निकल जाता है, तो वहां आप कंप्लेन करते हो। ठीक है, वो भी एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, वो ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है बेसिकली। ठीक है, तो आपको अब काइंड समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लास्ट स्लाइड पे हैं। अब हम यहाँ पे बेसिकली एडवांटेज समझ लेंगे। एडवांटेज मैंने आपको पहले भी एक तरह से समझा दिया है, बट मैंने एक लिस्ट बना दी ताकि आप उसको पढ़ सको अच्छे से। ठीक है, तो अब ये आपको मैं एडवांटेज समझा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आ जाता है कि भाई ये टाइम सेविंग है, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन है कि 12 मंथ में खत्म हो जाना चाहिए या फिर 6 मंथ में मीडिएशन खत्म हो जाना चाहिए। इस तरह का यहाँ पे टाइम बाउंड सिस्टम बना है। कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव इसीलिए है कि कोर्ट फी वगैरह इसमें नहीं होता है। यहाँ पे जो मीडिएशन या फिर आर्बिट्रेटर का जो खर्चा होता है वही आपको पे करना होता है, जो कि कोर्ट के हिसाब से बहुत कम होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंशियलिटी पे। ठीक है, तो यहाँ एक चीज होता है कि ये प्राइवेट होता है। ठीक है, प्राइवेट कहने का मतलब है कि इसका जो मैटर होता है वो पब्लिक नहीं किया जाता है, लाइक कोर्ट, पब्लिक लाइक कोर्ट। तो जस्ट फॉर एग्जांपल क्या होता है कि मान के चलिए एक कोई कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, एग्जांपल के लिए कह देते हैं कि रिलायंस कंपनी है, ठीक है, या जियो है। तो इनका कोई मैटर हो जाता है किसी कस्टमर के साथ। ठीक है, कस्टमर इनके ऊपर केस करता है कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट में केस कर देता है, ये कस्टमर है, ठीक है, ये कस्टमर है इनका, ये जो है सो कोर्ट में केस कर देता है। तो अब कोर्ट से बात चली जाएगी मीडिया में, और मीडिया से इनका नाम खराब होगा कि भाई इन्होंने ऐसा ऐसा कर रखा है। ठीक है, तो इसके बदले जो ये रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, ये बोलती है कि भाई हम आर्बिट्रेशन में चले जाते हैं, आर्बिट्रेशन में जो भी मैटर होगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। आर्बिट्रेशन में इनका जो है सो अवार्ड आ जाता है, और अवार्ड में जो भी चीज होता है ये पे कर देते हैं। और इसका फायदा ये होता है कि ये मैटर वहीं के वहीं रह जाता है, ये मैटर पब्लिक नहीं होता है, पब्लिक नहीं होता है। ठीक है, पब्लिक नहीं होता है। ठीक है,
ये मैटर पब्लिक नहीं होता है तो उनके नाम को बचा लेता है ये बेसिकली। तो बहुत लोग इस चीज को इसीलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे मैटर जो होता है कॉन्फिडेंशियल रहता है और प्राइवेट रहता है। प्रिजर्व रिलेशनशिप, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया था कि रिलेशनशिप को कैसे प्रिजर्व करता है। फ्लेक्सिबिलिटी वाला भी चीज मैंने आपको समझा दिया था कि भाई उनके पास टाइम का और सब चीजों का फ्लेक्सिबिलिटी है, और उनके पास ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो क्या चुनना चाहते हैं, कि वो मीडिएशन में जाना चाहते हैं या आर्बिट्रेशन में जाना चाहते हैं या किसी और चीजों में जाना चाहते हैं। फॉर्मेलिटी, फॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे सिंपल एप्लीकेशन से काम हो जाता है। और किसी भी चीज में जैसे आर्बिट्रेशन है तो आर्बिट्रेशन में एग्रीमेंट होना चाहिए, बट वो एग्रीमेंट किस फॉर्म में होना चाहिए, फॉर्म नहीं दिया हुआ है उसका। आप किसी भी फॉर्म में एग्रीमेंट कर सकते हो। आप हो सकता है कि व्हाट्सएप चैट से एग्रीमेंट आप अपना पॉसिबल है दिखाना कि हमने चैट पे ये डिसाइड कर लिया था, तो वो एग्रीमेंट हो जाता है ये बेसिकली। और सबसे बड़ी बात है रिड्यूस कोर्ट बर्डन, कोर्ट बर्डन को घटाता है क्योंकि कोर्ट पहले से ही ओवरबर्डन है बहुत सारे केसेस से। लास्ट ईयर 2023 का डाटा है कि सुप्रीम कोर्ट में 70,000 केस जो है सो पेंडिंग थे। तो आप समझ सकते हो कि पूरे देश में कितने केस पेंडिंग हो गए। तो ये इस कारण से बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव बन जाता है। तो इस तरह से ये क्लास खत्म होती है स्टूडेंट। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी आप बताना। ये बेसिकली फर्स्ट वीडियो है मेरी, तो हो सकती है कि मैंने कुछ गलतियां करी होंगी इसमें, तो आप लोग प्लीज़ बताना कि मैंने क्या गलतियां करी हैं, और आप बताना कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकूं, और ये भी बताना कि मैं आगे और किस सब्जेक्ट्स पे वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मतलब आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा इसमें। सब्सक्राइब करने से आप लोगों को वीडियो अगर मैं अपलोड करूंगा तो टाइम पे मिल जाएगा, और लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और साथ साथ आप लोग लाइक करोगे तो और बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेगी, ये यूट्यूब का एल्गोरिदम है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर दिस क्लास, एंड लेट्स मीट अगेन। थैंक यू, बाय बाय।